हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले मैं आपके लिए कल हिंदी का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 लाया था, जिसमें मैंने आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे और उन सभी का व्याख्या सहित एक एक का हल दे दिया था, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो आज उसका पार्ट 2 है, जिस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बचे हुए 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते रहेंगे। आप भी एक एक क्वेश्चन का साथ में ही आंसर देते रहिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और मिलाते रहिए। और ये सभी क्वेश्चन जो है यूपी टीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो यदि आपने ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके लगभग आपके 25 से अधिक नंबर आसानी से आ सकते हैं। आगे और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के मिलते रहेंगे। इसके पहले आपको पर्यावरण का भी प्रैक्टिस सेट मिला था। आप सभी लोग वो सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतज्ञ, दुर्जन या फिर दुराचारी। तो दोस्तों ये देखिए, दोनों जो हैं ये एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अपोजिट होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें क्या पूछा गया? जो किए गए उपकार का फल ना मानता हो तो उसे कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकार का फल मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। यानी कि उपकार मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं और इसका अपोजिट, इसका विलोम जो होता है वो कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकार का फल नहीं मानता है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप भी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, मिलाते रहिए। और अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि में इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थान क्या है? इसमें आपको यथा स्थान बताना है क्या है, इसी पर रेखा खींची गई है। तो ये अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो दोस्तों यथा स्थान क्या होगा? ये अव्यय होगा। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, संज्ञा हो नहीं सकती है क्योंकि संज्ञा किसी विषय वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया का की विशेषता बताते हैं, और विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये आपका अव्यय होते हैं। यथा, प्रति, ये सभी आपके अव्यय शब्द होते हैं। ये आप लोग समास में भी पढ़ेंगे। अव्यय भाव समास के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये उपर्युक्त रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं, आपने जरूर सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी छोटी क्लासेस में। और आपको बताना है किसकी रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की, माखनलाल चतुर्वेदी की, महादेवी वर्मा की या फिर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। तो दोस्तों ये रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं और ये पुष्प की अभिलाषा नाम से इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हिंदी में जरूर आ जाते हैं। किसकी? पुष्प की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां हैं और जिसमें पुष्प की अभिलाषा को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना किसने की? भारत भारती की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर ने, श्याम नारायण पांडे ने, मैथिली शरण गुप्त ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों भारत भारती एक काव्य रचना है जिसकी रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है। और दोस्तों ये भारत भारती रचना के अंतर्गत इन्होंने भारत की उस समय की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया हुआ है। ये काव्य रचना है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है। दोस्तों लास्ट पार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है, जो कि इन्हें महात्मा गांधी जी ने उपाधि दी थी राष्ट्र कवि की। और इसके अलावा इनका दूसरा उपनाम है दद्दा। ये भी इनका उपनाम है, याद कर लीजिए, क्योंकि उपनाम पर एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है आपसे। और दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ एक प्रैक्टिस सेट में ही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें पिछली वीडियोज़ की तरह। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? रेत से तेल निकालना, अंधे के आगे रोना, भैंस के आगे बीन बजाना या फिर आगे आकाश से बातें करना। तो दोस्तों मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना, इसके लिए कौन सा होगा? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब होता है कि मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना। इस मुहावरे का अर्थ होगा सी नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कविशः, कवियत्री, कवियत्री,
कवित्री। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यूपी टेट में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हर बार आता है, लेकिन फिर भी 50% लोग इस क्वेश्चन को जरूर गलत करते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कवित्री कहते हैं। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसे कवित्री कहते हैं। का और वा में कोई मात्रा नहीं होती है, या में छोटी की मात्रा होती है, त्रा में बड़ी की मात्रा होती है। देख लीजिए कवित्री कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो बहुब्री, तत्पुरुष, द्विग या फिर कर्मधारय। तो राजपुरुष में है राजा का पुरुष, तो इसमें आपका बीच में कारक चिन्ह आ गया, तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में आपका कारक चिन्ह आता है। और बहुब्री समास होता है जिसमें तीसरा विशेष अर्थ बनता है। द्विग समास में जिसमें कि संख्यावाचक और समूहवाचक का बोध होता है वो द्विग समास होता है। और इसका कर्मधारय समास होता है जिसमें कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वो कर्मधारय समास होता है। ये चारों समास आपके हो गए, समझ लीजिए इनको भी। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से विदेशी भाषा का शब्द छांटिए। परिभाषा, असीमित, अपील या फिर उलूक। तो दोस्तों इसमें देखिए परिभाषा हिंदी का है, असीमित भी हिंदी का, उलूक भी हिंदी का। ये जो अपील शब्द है ये विदेशी भाषा का शब्द है और ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। आपने पढ़ा होगा अपील इस तरीके से लिखा जाता है, इसी को हिंदी में भी यूज़ किया जाता है और ये विदेशी भाषा का शब्द है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नर 24 नंबर क्वेश्चन है। नर और नलनीर की गति एक सी है क्योंकि दोनों ही ऊपर उठकर झुकते हैं, दोनों की प्रकृति शीतल होती है, दोनों की प्रकृति कल्याणकारक होती है, दोनों का स्वभाव कोमल होता है। तो दोस्तों नल और नील, ये अभी ऊपर आपका एक जो बिहारी जी का मैंने आपको दोहा पढ़ाया था पिछले पार्ट में, मैंने आपसे कहा था इसका एक क्वेश्चन आपको नीचे और मिल सकता है, तो उसमें मैंने आपको अर्थ बताया था कि क्या बताया था, नर और नलनीर दोनों की प्रकृति एक जैसी होती है, गति एक जैसी होती है कि जो दोनों क्योंकि दोनों ऊपर उठते हैं, ऊपर उठकर ही झुकते हैं, यानी कि जितना झुकते हैं उतना ही ज़्यादा ऊपर उठते हैं। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? विकास, प्रशंसा, दुष्कर या फिर शुश्रूषा। तो दोस्तों इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन अशुद्ध शब्द है। इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो शुश्रूषा होता है। क्या होता है? शुश्रूषा शुद्ध शब्द होता है और इसका अर्थ होता है खुशामद करना। तो डी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई या रागिनी आपके आप चली गई। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका इस प्रकार का होता है कि आप लोग बोलेंगे और बोलने से ही आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए कौन सा सबसे सूटेबल लग रहा है कि रागिनी अपने आप चली गई, बाकी सब गलत लग रहे हैं। तो यानी कि आपका शुद्ध वाक्य जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यही बिल्कुल सही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना या फिर अंगारों पर पैर रखना। तो दोस्तों इनमें से अवसर का लाभ उठाना, इसका सही अर्थ कौन सा होगा कि बहती गंगा में हाथ धोना, यही वाला सही होगा ना, अवसर का लाभ उठाना। यानी जैसे एक वाक्य कह दिया जाता है कि उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया, यानी कि अवसर था और उस अवसर का लाभ उठा लिया उन्होंने। तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या फिर दांतों में जीभ होना। तो दोस्तों बाधा डालना का मतलब क्या होता है कि बीच में रोड़ा डाल देना या फिर बीच में अटका देना काम। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है कि रोड़ा अटकाना, ये बाधा डालने का मुहावरे का सही अर्थ होगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ बताइए। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है या अपने हाथ से दान करना। तो दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ का जो बिल्कुल सुइटेबल सही अर्थ है सी नंबर ऑप्शन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। तो ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। मुहावरे और लोकोक्ति से लगभग आपके 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिए। और अगर आपने मेरे पिछले पार्ट्स को ना देखा हो, इसके अलावा दोस्तों ईवीएस की जो मैंने आपकी प्राइमरी और जूनियर की बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराए हैं, वो मैंने आपके लगभग 15 पार्ट में कराए हैं सभी क्वेश्चन, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी मैथ की क्लास और चल रही है, अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, मोबाइल में थोड़ी कमी आ गई है,
जिसकी वजह से अभी वो वीडियो नहीं आ पा रही है। उम्मीद है कि एक आध दिन में जल्दी प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद समय पर सभी वीडियोस आपको मिलने लगेंगी, जिसमें आपको एक क्लास सुबह 9 बजे मिलती है, दूसरी 3 बजे और तीसरी रात को 9 बजे। और दोस्तों नोटिफिकेशन की भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन ना आ रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल में जाके वहाँ से देख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हो सकता हो आपने बेल आइकन ना प्रेस किया हो, इस वजह से ना आ रहे हो नोटिफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, या फिर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो दोस्तों इसमें क्या कितने किसकी बात की गई है कि मैं तुम सबको अच्छे से समझता हूँ, खूब समझता हूँ, यानी कि तुम सबकी बात हुई है, किसी एक दो लोगों की बात तो हुई नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो एक ही ये इसी इसके लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा होगा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, कि तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में, समाचार पत्र में, सूचना पत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अधिसूचना होती है, अधिसूचना आप लोग जानते हैं क्या होती है? इसका जो आपने राजपत्र में देखा होगा, पहले इसका आंसर बता दें, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल आपका। समाचार पत्र में जो आते हैं उस तो वो होती है विज्ञप्ति, और ये जो राजपत्र में आती है इसे अधिसूचना कहा जाता है। यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों ये आज आपके 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि कुछ एरर हो, कोई प्रॉब्लम लग रही हो आपको, तो बता दीजिएगा। नोटिफिकेशन ना आ रहा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अब ये भी बताना ना भूलें आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, आगे आप किस टॉपिक पर चाहते हैं बता दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।